जय हिंद प्यारे बच्चों। आज का हमारा टॉपिक है फंजाई। आज हम बात करेंगे फंजाई के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं कि फंगस क्या है। अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि रोटी कहीं पर नमी जगह पर पड़ी हुई है तो वहां पर सफेद सफेद से फफूंदी लग जाती है। या फिर आप लोगों ने सरसों के खेत में देखा होगा कि सरसों की पत्तियों पर सफेद सफेद से धब्बे पड़ जाते हैं। या फिर आपने देखा होगा टमाटर के पौधों में सफेद सफेद से जो है रोग लग जाते हैं। इसी तरीके से आप लोगों ने मशरूम को देखा होगा और स्टोट टूल को भी देखा होगा जिसे कुकुरमुत्ता के नाम से जानते हैं। ये सभी फंगस किंगडम में आते हैं। जब क्लासिफिकेशन के बारे में मैंने आप लोगों को पढ़ाया, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में फंगस की बात आई और फंगस के बारे में मैंने वहां पर आप लोगों को कुछ बातें बताई थी। अब डिटेल हम फंगस के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। फंगस के बारे में पहला पॉइंट लिखा हुआ है कि ये यूकैरियोटिक इन नेचर होते हैं। मतलब यहाँ पर जब मैंने 6 किंगडम क्लासिफिकेशन के बारे में आप लोगों को बताया था तो वहां पर मैंने मोनेरा को 2 किंगडम में डिवाइड कर दिया था, आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया में। तो जो मोनेरा किंगडम है वो हमारा प्रोकैरियोटिक इन नेचर होता है, जबकि जो आपके प्रोटिस्टा है और फंगाई है, प्लांटी है, एनिमीलिया है, ये सभी यूकैरियोटिक इन नेचर होता है। आप लोगों को यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक में डिफरेंस भी पढ़ाया गया है। इसके बाद यहाँ पर एक शब्द लिखा है सैप्रोफिटिक इन नेचर और पैरासाइट इन नेचर। मैंने आप लोगों को क्लासिफिकेशन के समय बताया था कि मैं आपको सैप्रोफिटिक का क्या मतलब होता है और पैरासिटिक का मतलब क्या होता है इनके बारे में बताऊंगा। तो सैप्रोफिटिक की बात अगर करें, सैप्रोफिटिक की बात करें हम लोग, तो सैप्रोफिटिक का मतलब होता है कि ये जो फंगस है कोई मृत पदार्थ है, उनके कार्बनिक पदार्थों को क्या करते हैं, अपने भोजन के रूप में प्रयोग करते हैं। तो इनको हम क्या कहते हैं, सैप्रोफिटिक कहते हैं। एनसीईआरटी ने इसको बस स्टेटस वर्ड नाम दिया है। बस स्टेटस कार्बनिक पदार्थों का जो एब्जॉर्प्शन करता है उसको हम सैप्रोफिटिक इन नेचर फंगस के बारे में पढ़ना है, सैप्रोफिटिक इन नेचर कहा जाएगा। जो दूसरों पर आश्रित हो उनको हम क्या कहेंगे, पैरासाइट के नाम से जानते हैं। अभी आगे चलकर हम सैप्रोफिटिक और पैरासाइट के बारे में भी आप लोगों को बताएंगे। जब न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ाएंगे तो वहां पर और थोड़ा सा इसके बारे में बात करेंगे। फिर ये क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है, ये आप ध्यान रखिएगा। यहाँ पर जो इसके पिगमेंट है इसमें कैरोटीनॉइड और पाए जाते हैं, लेकिन क्लोरोफिल क्या होता है, वो एब्सेंट होता है, जिसकी वजह से ये अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं। जिसकी वजह से इनको आप क्या कह सकते हैं कि ये जो है क्या कहते हैं विषमपोषी है, स्वपोषी नहीं है ये, क्लोरोफिल ना होने की वजह से। अगर इनके कैरेक्टर की बात करें तो वहां पर बताया गया था कि क्लासिफिकेशन के समय कि सेल वॉल जो है इनकी काइटिन और पॉलीसैकेराइड से बनी हुई होती है। पॉलीसैकेराइड ये लिखा हुआ है, इनकी जो सेल वॉल है ये काइटिन और पॉलीसैकेराइड से मिलकर बनी हुई होती है। और ये जो फूड स्टोरेज है, इनका फूड स्टोरेज जो है ये किस फॉर्म में करते हैं, ग्लाइकोजन के रूप में ये अपना भोजन क्या करते हैं, ये स्टोर करते हैं। अब आपने ग्लाइकोजन के बारे में और पढ़ा होगा। ग्लाइकोजन ह्यूमन बॉडी में जो रिजर्व फूड है वो क्या है, ग्लाइकोजन है। बैक्टीरिया में भी आप लोग पढ़ेंगे कि जो रिजर्व फूड है, कुछ बैक्टीरिया ऐसी होती हैं जो रिजर्व फूड रखती हैं ग्लाइकोजन के रूप में, जैसे इकोलाई। और आप फंगस के बारे में भी पढ़ रहे हैं कि ये अपने फूड को स्टोरेज करती हैं किस फॉर्म में, ग्लाइकोजन के फॉर्म में ये स्टोर करती है। तो आप लोग ये याद रखिएगा कि जो सेल वॉल है इसकी काइटिन से बनी हुई होती है और पॉलीसैकेराइड से मिलकर बनी हुई होती है। अक्सर बच्चे सिर्फ काइटिन याद रखते हैं, पॉलीसैकेराइड वर्ड नहीं याद करते हैं।
जिसकी वजह से हो सकता है ऑप्शन बनाने में ऑप्शन बनाए जाए और फिर आपसे गलतियां हो जाए। इसके बाद इनके शरीर की संरचना के बारे में हम बात करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि जो इनका शरीर है वो धागे नुमा होता है बेटा। जैसे आपने रील के धागे पढ़े हैं ना, धागे नुमा, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर आर फाउंड इन फंजाई। इस धागे नुमा संरचना का निर्माण जो है वो क्या कहलाता है? ये धागे नुमा संरचना हाइफी कहलाती है। याद कर लीजिएगा, ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि हाइफी किसे कहते हैं। तो फंजाई की धागे नुमा थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर क्या कहलाती है? हाइफी कहलाती है। और जब यही हाइफी, देखिए बेटा यहाँ पर हाइफी है, यही हाइफी क्या हो जाए, ग्रुप में बन जाए, गुच्छों के रूप में आ जाए, तो इसको हम क्या कहते हैं? माइसीलियम के नाम से जानते हैं। ये क्या है? पहले ये क्या था? पहले ये धागे नुमा संरचना थी, तो इसके बाद ये धागे नुमा संरचना क्या हो गई? ये धागे नुमा संरचना इकट्ठा जाल नुमा बन गई, तो जिसे हम क्या कह रहे हैं? माइसीलियम कह रहे हैं। तो माइसीलियम वर्ड भी आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, माइसीलियम। अब माइसीलियम में मैंने देखिए दो भाग लिखे हैं, एसेप्टेट और सेप्टेट। ये जो सेप्टेट वर्ड है ये एनसीईआरटी के यूज नहीं किया गया है, उसकी जगह पर कोएनोस्टेटिक वर्ड यूज किया गया है, कोएनोस्टेटिक। अगर ये माइसीलियम अलग अलग है, मतलब कि यहाँ पर बाउंड्री नहीं है, ब्रांच्ड नहीं है, तब उसको हम कोएनोस्टेटिक कहते हैं, कोएनोस्टेटिक माइसीलियम के नाम से जाने। और यदि यहाँ पर आप देखिए, अगर इसी को हम क्या कर दें, ऐसे ब्रांच माइसीलियम बना दें, ये माइसीलियम ऐसे जा रही थी, यहाँ पर इसमें हमने क्या कर दिया? ब्रांचिंग बना दी, तब इस ब्रांच माइसीलियम को सेप्टेट के नाम से जानते हैं, सेप्टेट माइसीलियम आप कह सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट लाइन होगी आपके लिए। माइसीलियम दो प्रकार के, एसेप्टेट और सेप्टेट। सेप्टेट जो होते हैं माइसीलियम, वो कैसे होते हैं? वो ब्रांच होते हैं। और माइसीलियम का निर्माण किससे हुआ होता है? हाइफी से हुआ होता है, ये याद रखिए आप। मोस्टली ये कहां पर पाए जाते? मोस्टली ये मल्टी सेलुलर होते हैं। अधिकतर देखा गया है कि जो फंगस है वो मल्टी सेलुलर इन नेचर के होते हैं। ईस्ट को छोड़ दिया जाए, ईस्ट एक अलग इसका रोल है। आप ईस्ट के बारे में जब आपने पढ़ा होगा तो आपने पढ़ा होगा कि ब्रेड इंडस्ट्री में इसका बहुत बड़ा रोल है। इसके अलावा अल्कोहल बनाने में भी इसका बहुत बड़ा रोल है। और एक क्वेश्चन मुझे याद आ रहा है कि जब इसका ईस्ट का उपयोग जो है ब्रेड इंडस्ट्री में किया जाता है, तो इसे हम बेकिंग वर्ड यूज करते हैं। और जब बियर बनाने में या अल्कोहल बनाने में इसका उपयोग किया जाता है तो ब्रेविंग वर्ड इसके लिए यूज किया जाता है। ये आप याद रखिए, हो सकता है कई बार पूछा जा सकता है। और ये अक्सर वार्म एंड ह्यूमिड एरिया में पाए जाते हैं। नॉट ग्रो इन रेफ्रिजरेटर वर्ड लिखा हुआ है, मतलब कि जो है ये रेफ्रिजरेटर में जहां पर आप लोग अपने खाने को सुरक्षित रखते हैं या कोई पेय पदार्थ रखते हैं, पीने वाली चीजें रखते हैं, आप फ्रिज में क्यों रखते हैं? जिससे वहां पर फंगस ना लगे। तो इसी वजह से यहाँ पर लिखा गया है नॉट ग्रो इन रेफ्रिजरेटर। और इनको ग्रो करने के लिए कैसा एटमॉस्फेयर चाहिए? वार्म चाहिए, ह्यूमिड एरिया चाहिए। तो अक्सर आप लोगों ने देखा होगा मशरूम जब मार्केट में आता है, तो मार्केट में अब तो आप लोग मशरूम जो है 12 महीने आप लोगों को मिलता रहता है खाने को। लेकिन आप देखते होंगे जब नवंबर, दिसंबर, जनवरी ये जो महीने होते हैं, यहाँ पर ह्यूमिडिटी ज्यादा होती है। उस समय जो है मशरूम मार्केट में ज्यादा देखने को मिलते हैं। तो ह्यूमिड होना चाहिए, नमी होनी चाहिए। जो मशरूम की खेती लोग करते हैं, वहां पर आप कभी जाएंगे, विजिट करेंगे, तो वहां पर देखेंगे कि उनको सनलाइट की कोई आवश्यकता होती नहीं है। वो चारों तरफ से उसको पैक किए होते हैं, अंधेरा रहता है, और थोड़ा सा गर्मी के लिए, वार्म कंडीशन के लिए वहां पर वो बल्ब को जला देते हैं। और दिन में 2-3 बार स्प्रे, पानी का स्प्रे करते रहते हैं। और ये जो माइसीलियम की बात कर रहे हैं, पहले इसके खाद भी तैयार किए जाते हैं अलग तरीके से।
और उस पर आप देखेंगे फिर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर धीरे धीरे उस खाद पर जो है ये हाइफी जो है फैलना शुरू हो जाएगा। और यही हाइफी जो है फिर क्या करता है, माइसीलियम का निर्माण कर लेता है, और माइसीलियम फिर ब्रांचेज वहां पर बनाना शुरू हो जाती है। तो और लास्ट में आप फिर देखेंगे कि जो है कि पूरी तरीके से वो जो माइसीलियम है उस पूरे खाद्य पदार्थ को कवर कर लेता है। आप वहां से अगर उस खाद्य पदार्थ को अलग करना चाहें और उठा लें ऐसे हाथों से तो वो गिरेगा नहीं। माइसीलियम उसको पूरी तरीके से उस खाद्य पदार्थ को, जिसे अब भूसा खाद वगैरह मिला के बनाया जाता है, कार्बनिक यौगिक होते हैं, वो उसको पूरी तरीके से जकड़ लेता है। और फिर आप लोग देखते होंगे कि उस जब आप कभी जाएंगे विजिट करेंगे देखेंगे कि ये मान लीजिए ये खाद है और यहाँ पर ये थ्रेड लाइक माइसीलियम हाइफी से निर्माण हुआ है जिसका ये पूरी तरीके से इसको कवर कर चुका है। और यहाँ पर ये ग्रो, ये आप देखेंगे मशरूम जो है ग्रो कर लेता है, ये इस तरीके से मशरूम ग्रो कर लेता है। ये स्ट्रक्चर आप याद रखिएगा, ये स्ट्रक्चर जब मैं आपको रिप्रोडक्शन पढ़ाऊंगा और वहां पर ये स्ट्रक्चर बनाऊंगा वो आपको बहुत काम देगा। तो इस तरीके से आप ये समझिए मशरूम की खेती कैसे करते हैं, ये अलग विषय है, इसके बारे में कभी आप लोगों को और नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा। अब हम बात करते हैं फंगस के न्यूट्रिशन के बारे में। यहाँ पर न्यूट्रिशन आप देखने को पाएंगे, 3 तरीके के न्यूट्रिशन देखने को मिलते हैं। अब बात करते हैं न्यूट्रिशन की। न्यूट्रिशन आप यहाँ पर देख रहे हैं, 3 तरीके के न्यूट्रिशन फंगस में देखने को मिलते हैं, सैप्रोफिटिक, पैरासाइट और सिम्बियोटिक। यहाँ पर सैप्रोफिटिक जो इन नेचर है ये मोस्ट कॉमनली है, मोस्ट कॉमन है, ये अक्सर देखने को मिलता है फंगस में। होता क्या है यहाँ पर जो ये फंगस क्या करता है, फंगस जो है फंगस एंजाइम रिलीज करता है। क्या करता है, एंजाइम रिलीज करता है। और ये एंजाइम क्या करता है, जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसको क्या करेगा, ये सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड में तोड़ देगा और उसको फिर क्या करेगा, वो एब्जॉर्ब करना शुरू कर देगा। फिर से आप लोग समझिए, यहाँ पर जो सैप्रोफिटिक इन नेचर फंगस होते हैं, मैंने सैप्रोफिटिक का मतलब आप लोगों को बताया है, मिट्रोप जीपी जिसे कहते हैं, वो मोस्ट कॉमन जितने लगभग फंगस इसी नेचर के, इनका न्यूट्रिशन इसी प्रकार का होता है। ये क्या करते हैं, एक एंजाइम रिलीज करते हैं और उस एंजाइम की सहायता से ये जो जटिल कार्बनिक पदार्थ है उसको सरल कार्बनिक पदार्थ में तोड़ देते हैं और उन सरल कार्बनिक पदार्थों को वो एब्जॉर्ब करना शुरू कर देते हैं अपने भोज्य पदार्थ के रूप में। तो इस तरीके से आप देखेंगे फंगस में बहुत सारे फंगस ये काम करते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी फंगस होते हैं जो प्लांट और एनिमल पर पैरासाइट होता है, मतलब कि वहां पर वो वहां से भोजन प्राप्त करते हैं, पैरासाइट होता है। ठीक है, अब यहाँ पर जो ये सिम्बियोटिक रिलेशनशिप है फंगस का, ये आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बनता है। सिम्बियोटिक रिलेशनशिप में दोनों को फायदा होता है। और यहाँ पर लाइकेन लिखा है, जो ये सिम्बियोटिक रिलेशनशिप बनता है लाइकेन में, वो एल्गी और फंजाई के बीच बनता है। एल्गी और फंजाई, एल्गी जो होता है वो फोटोसिंथेसिस का काम करता है, फोटोसिंथेटिक। और जो फंजाई है ये क्या करता है, ये मिनरल्स को एब्सॉर्ब करता है। ठीक है, एब्जॉर्प्शन ऑफ मिनरल्स। ठीक है, ये क्या करता है, मिनरल्स को एब्सॉर्ब करता है। तो इस तरीके से एल्गी को भी फायदा, फंजाई को भी फायदा। तो इस तरीके के सिम्बियोटिक रिलेशनशिप को हम क्या कह देते हैं, लाइकेन के नाम से जानते हैं। ये बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। अगला जो सिम्बियोटिक रिलेशनशिप देखने को मिलता है वो माइकोराइजा में है।
जो फंगस है बेटा, फंगस एसोसिएट होते हैं, एसोसिएट विद रूट ऑफ हायर प्लांट। जो हायर प्लांट है, जो बड़े पौधे हैं, उनके रूट के साथ ये एसोसिएट होते हैं बच्चों, और किसका फॉर्मेशन करते हैं, माइकोराइजा का फॉर्मेशन करते हैं। इस तरीके से आप बता सकते हो फंगस के न्यूट्रिशन के बारे में। अब हम बात करें, यहां पर एक क्वेश्चन मुझे याद आ रहा है, एक जीनस है फंगस का जिसे ग्लोमस कहते हैं, और इस ग्लोमस जीनस के जितने भी फंगस हैं वो माइक्रोराइजा सिम्बियोटिक रिलेशनशिप प्रदर्शित करते हैं, और एब्जॉर्प्शन में ये मेनली फास्फोरस को एब्जॉर्ब करते हैं। तो आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा न्यूट्रिशन, फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं। पहला सैप्रोफिटिक, दो तीन आप याद रखिए, यहां पर तीन न्यूट्रिशन पाए जाते हैं। क्या क्या? पहला है सैप्रोफिटिक नेचर, मृतजीवी, जीपी जिसे कह रहे हैं, पैरासाइट जिसे परजीवी कहते हैं, और सिम्बियोटिक जिसमें दोनों को फायदा हो रहा है। सैप्रोफिटिक के बारे में बात हुई, यहां पर जो फंगस है वो केमिकल एंजाइम को रिलीज कर रहे हैं, और कॉम्प्लेक्स जिसको हम जटिल कार्बनिक पदार्थ कह रहे हैं उसको तोड़कर वो सरल कार्बनिक पदार्थों में परिवर्तित कर दे रहे हैं, और उस सरल कार्बनिक पदार्थ को वो क्या करते हैं, रीअब्सॉर्ब कर रहे हैं। उसके बाद पैरासिटिक इन नेचर, पैरासाइट होते हैं, परजीवी होते हैं, पौधों और जंतुओं पर ये पैरासिटिक इन नेचर देखने को मिलते हैं। इसके बाद सिम्बियोटिक में आप लोगों को क्या याद रखना है, लाइकेन याद रखना है। लाइकेन किससे किससे जो है सिम्बियोटिक रिलेशनशिप प्रदर्शित करता है, किसके बीच, ये याद रखिए, फंजाई और एल्गी के बीच। और यहाँ पर माइक्रोराइजा के बारे में बताया गया है, माइक्रोराइजा जो बड़े पौधे होते हैं उनकी जड़ों से एसोसिएट होते हैं, और इसके जीनस के बारे में बताया। ग्लोमस को याद रखिएगा, ये मेन फास्फोरस को एब्जॉर्ब करते हैं। तो इस तरीके से ये न्यूट्रिशन का टॉपिक कंप्लीट होता है। अब न्यूट्रिशन के बाद हम लोग इस फंगस के रिप्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे। अब बात करते हैं फंगस के रिप्रोडक्शन की। रिप्रोडक्शन यहाँ पर तीन तरीके से आपको देखने को मिलेगा, एक वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, दूसरा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और तीसरा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को आप पाएंगे। पहले बात हम लोग करते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में आप देखेंगे कि फ्रेगमेंटेशन आपको याद रखना है, फिशन याद रखना है, और बडिंग याद रखना है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसके द्वारा होता है, स्पोर के द्वारा होता है। बच्चों आप लोगों को ये ध्यान रखना होगा कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन दोनों को जब आप डिफाइन करते हो तो ये एक लक्षण आपको देखने को मिलता है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में किसी भी मेल और फीमेल गैमेट की जरूरत नहीं पड़ती, जबकि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में भी जो है डिफरेंट पार्ट से जो है फॉर्मेशन हो जाता है नए प्लांट का, या फंगस कह लो, फंगस पढ़ रहे हो आप, तो यहाँ पर भी जरूरत नहीं होती है मेल और फीमेल गैमेट की। तो क्या दोनों एक जैसे हैं, क्या सेम है? नहीं बेटा। अगर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है तो इसका मतलब है वहां पर माइटोसिस की रिएक्शन हो रही है, माइटोसिस हो रहा है, सेल डिवीजन हो रहा है। जबकि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में जो है फ्रैगमेंट्स, फिशन और बड के द्वारा नए फंगस का निर्माण हो जाएगा। अब यहां पर तो आप ये याद रखिएगा, फ्रैगमेंट्स छोटे छोटे टुकड़े, फिशन स्प्लिट कर गया, वहां से निर्माण हो गया, बडिंग छोटे छोटे बर्ड लाइक स्ट्रक्चर बन गए, वहां से नए फंगस का निर्माण हो जाता है। ये तीनों याद रखिए आप। अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बात करते हैं हम स्पोर की। यहाँ पर पहले तो आप ये याद रखिए कि माइटोसिस जो है वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में देखने को मिल रही है, डिवीजन टेक प्लेस। आप इस फंगस के एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में याद रखिए कि माइटोसिस की रिएक्शन, सेल डिवीजन आपको देखने को मिलेगा। अब जो एसेक्सुअल स्पोर हैं फॉर्म होते हैं, किस रूप में वो फॉर्म होते हैं, बनते हैं, कोनिडिया के रूप में, जू स्पोर के रूप में,
और स्पोरेंजियो स्पोर के रूप में वो देखने को मिलते हैं। अब स्पोर की बात करें, टाइप ऑफ स्पोर की बात करें, तो इसके बारे में आपको यहाँ पर थोड़ा सा बताते हैं। देखिए, अगर आप देखें ये, अगर हम ये आपका है हाइफी, और हाइफी क्या हो रही है यहाँ पर, हाइफी जो है कई सारी हाइफी मिलकर क्या बना रही है, माइसीलियम का निर्माण हो रहा है। ठीक है, तो ये तो आपकी हो गई हाइफी, ये हो गया माइसीलियम, और इस माइसीलियम में आप देखेंगे, माइसीलियम में आप देखेंगे कि जो है ये फ्रूट लाइक स्ट्रक्चर्स, फ्रूटिंग बॉडी कह लीजिए, जिसको आप खाते हो, या फिर मशरूम में जैसे आप लोग इसकी फ्रूटिंग बॉडी होती है उसको आप तोड़ के खा लेते हो, वही है। और यहाँ पर आप लोगों को छोटे छोटे ये स्पोर में दिखा रहा हूं। तो ये तो माइसीलियम हो गया, और ये ब्रांच माइसीलियम देखने को मिल गया आपको, जिसे आप सेप्टेट कह रहे थे। ठीक, और ये क्या है, ये है आपका स्पोर है। ठीक है, स्पोर। अगर माइसीलियम, यहां पर माइसीलियम और ये फ्रूटिंग बॉडी आप कह दीजिए, माइसीलियम हैप्लॉइड है और फ्रूटिंग बॉडी भी हैप्लॉइड है, स्पोर भी हैप्लॉइड है, तो ये एसेक्सुअल स्पोर कहलाएंगे। ठीक, एसेक्सुअल स्पोर जो होते हैं ये भी कई तरीके के होते हैं। एसेक्सुअल स्पोर, अभी सेक्सुअल स्पोर के बारे में भी बता देते हैं आप लोगों को, बात जब चली गई है। तो यहां पर ये क्या है, ये एसेक्सुअल स्पोर है, एसेक्सुअल स्पोर है बेटा। और अगर यही माइसीलियम, देखिए ध्यान से, माइसीलियम है, ये 2n होता, ये फ्रूटिंग बॉडी है, ये भी 2n होता, फ्रूटिंग बॉडी भी 2n आपका होता, और जो यहाँ पर स्पोर है ये n होते, हैप्लॉइड, तब ये सेक्सुअल स्पोर के नाम से जाने जाते, सेक्सुअल स्पोर के नाम से जाने जाते। और इस सेक्सुअल स्पोर में मियोसिस देखने को आपको मिलता। तो जो एसेक्सुअल स्पोर है उसका फॉर्मेशन जो है वो किससे होगा, वो मियोसिस के द्वारा होगा, जबकि एसेक्सुअल स्पोर का जो फॉर्मेशन है वो जो स्पोर का फॉर्मेशन है वो माइटोसिस के द्वारा। ये चीज आप याद रखिएगा कि सेक्सुअल स्पोर और एसेक्सुअल स्पोर का फॉर्मेशन किस विभाजन, किस डिवीजन की वजह से होता है। तो एसेक्सुअल स्पोर का फॉर्मेशन जो है वो माइटोसिस के द्वारा, और सेक्सुअल स्पोर का फॉर्मेशन जो होता है वो मियोसिस के द्वारा होता है। एक और भी पूछा जाता है, एक्सोजीनस और एंडोजीनस स्पोर किसे कहते हैं। एक्सोजीनस, ये टाइप के बारे में हम बात कर ले, टाइप ऑफ स्पोर के बारे में बात करें अगर, तो यहां पर एक्सोजीनस एंड एंडोजीनस स्पोर के बारे में बात करें, एंडोजीनस स्पोर के बारे में बेटा बात कर ले, तो आप देखो ये माइसीलियम, माइसीलियम, ये फ्रूटिंग बॉडी, यहां पर एक स्ट्रक्चर और बना रहे हैं, ये माइसीलियम, ये माइसीलियम, ये फ्रूटिंग बॉडी, ये माइसीलियम, ये फ्रूटिंग बॉडी। ठीक है, ये आप देखोगे ये एक कवरिंग, एक सैक अगर लगा हुआ है और उसके अंदर स्पोर पाए जा रहे हैं, तो वो क्या कहलाएगा, एंडोजीनस स्पोर कहलाएगा बच्चों। और अगर ऐसा सैक नहीं पाया जा रहा है, कवरिंग नहीं पाया जा रहा है, तो वो एक्सोजीनस स्पोर कहलाएगा, ये याद रखिएगा आप लोग। एक इसी तरीके से मोटाइल स्पोर और नॉन मोटाइल स्पोर भी देखने को मिलेंगे। तब तक आप लोग इसको नोट कर लीजिए, फटाफट आप कॉपी पेन उठाएं और इसे नोट कर लें। चलिए, अब बात यहां पर जब अभी चल रही थी, तो यहां पर अब देखते हैं, अभी थोड़ी सी आप लोगों को बताते बातें। एक मोटाइल दूसरा टाइप है, ये पहला मान लीजिए, दूसरा टाइप है मोटाइल। मोटाइल स्पोर किसे कहते हैं, तो मोटाइल स्पोर कुछ नहीं बच्चों, ये स्पोर है, इस पर फ्लैजेला देखने को मिल जाएगा, तो इसको हम क्या कहेंगे,
मोटाइल स्पोर के नाम से जानेंगे। और अगर फ्लैजेला ना देखने को मिले, नॉन मोटाइल कहलाएगा। स्पोर, यहाँ पर फ्लैजेला नहीं देखने को मिलेगा तो इसे नॉन मोटाइल स्पोर के नाम से जानते हैं, या इसी को ए प्लानो स्पोर के नाम से भी जानते हैं। ये क्वेश्चन आप लोगों से बार बार पूछे गए हैं नीट में, सीयूटी में। एक बार फिर से मैं आपको रिपीट करा देता हूँ। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में आप 3 चीजें पढ़कर जाएं, फ्रेगमेंटेशन, फिशन और बडिंग। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आप जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन फंगस का है, फंजाई का, वो जो है मेटोसिस सेल डिवीजन की वजह से देखने को मिलता है। यहाँ पर एसेक्सुअल स्पोर का फॉर्मेशन होता है। एसेक्सुअल स्पोर क्या होते हैं, सेक्सुअल स्पोर क्या होते हैं, इसके बारे में मैंने यहाँ पर डिटेल आप लोगों को बताया है। ये हाइफी है, एच से मैंने दिखाया है। माइसीलियम है, हाइफी का गुच्छा जाल बना हुआ है माइसीलियम है। यहाँ पर ये ब्रांच देखने को मिली है, ब्रांच्ड माइसीलियम है जिसको हम फ्रूटिंग बॉडी कह रहे हैं, और स्पोर इस पर पाया जा रहा है। अगर ये माइसीलियम एन है, फ्रूटिंग बॉडी एन है, स्पोर भी एन है, हैप्लॉइड है, तो उस स्पोर को हम एसेक्सुअल स्पोर के नाम से जानते हैं। ठीक। और अगर ऐसा माइसीलियम 2n है, फ्रूटिंग बॉडी भी 2n है और स्पोर n है, तब उसे हम सेक्सुअल स्पोर के नाम से जानेंगे। और बात करें अगर यहाँ पर एक्सोजिनस और एंडोजिनस स्पोर की, तो एक्सोजिनस देखो यहाँ माइसीलियम है, माइसीलियम के बाद फ्रूटिंग बॉडी और उसके ऊपर एक सैक पाया जा रहा है, कवरिंग पाई जा रही है जिसके अंदर स्पोर है, तब इसको हम क्या कह रहे हैं, एंडोजिनस स्पोर कह रहे हैं। और ऐसी कवरिंग अगर नहीं पाई जा रही है तो उसे हम क्या कहते हैं, एक्सोजिनस स्पोर के नाम से जाने जाते हैं। यहाँ पर मोटाइल स्पोर के बारे में बात हमने किया, ये है फ्लैजेला, फ्लैजेला, ठीक है। और ये फ्लैजेला अगर है स्पोर पर तो ये क्या कहलाएगा, मोटाइल स्पोर कहलाएगा। अगर नहीं है तो नॉन मोटाइल स्पोर कहलाएगा। नॉन मोटाइल स्पोर को हम ए प्लेनो स्पोर के नाम से भी जानते हैं। अब बात करते हैं जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। यहाँ पर हम लोग देखते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में निश्चित रूप से जाइगोस्पोर और oospore का फॉर्मेशन होगा। तो जाइगोस्पोर और oospore का फॉर्मेशन फंगस में क्या कहलाता है, वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहलाएगा। निश्चित रूप से यहाँ पर गैमीट और जाइगोट का निर्माण होता है। तो जो यहाँ पर गैमीट जाइगोट का निर्माण होता है उसे जाइगोस्पोर या oospore के नाम से जानते हैं। यहाँ पर ये जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के 3 स्टेप देखने को मिलते हैं, जो कि ये इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, इंपॉर्टेंट है। ये इंपॉर्टेंट है, प्लाज्मोगेमी किसे कहते हैं। तो बेटा 2 गैमीट हो, यहाँ पर एक गैमीट और दूसरा गैमीट या 2 प्रोटोप्लाज्म, तो ये फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म कह सकते हो। फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म इज कॉल्ड प्लाज्मोगेमी, ठीक है। तो ये दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, ये बनाएंगे एक न्यूक्लियाई का, जिसमें 2 गैमेट्स होंगे। इसे डाइकैरियोगैमी कहेंगे, डाइकैरियोगैमी, डाइकैरियो, ठीक है, डाइकैरियो बोल सकते हो। और यहाँ कैरियोगैमी में क्या होगा, फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियाई देखने को मिलेंगे आपको। जब न्यूक्लियाई आपस में फ्यूज होंगे तो इसे कैरियोगैमी कहेंगे, और मियोसिस में गैमेट का फॉर्मेशन होगा। तो इस तरीके से आप लोग जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में जो है फंगस के पढ़कर जाइएगा। यहाँ पर आपसे प्लाज्मोगैमी बहुत पूछा जाता है कि प्लाज्मोगैमी किसे कहते हैं, तो फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म इज कॉल्ड द प्लाज्मोगैमी। तो इस तरीके से आप लोग पढ़ लेंगे, ठीक है। अब हम बात करेंगे एनसीईआरटी का अगला जो टॉपिक है इसी फंजाई में, इनके क्लास के बारे में। क्लास के बारे में अगले अपनी वीडियो में आप लोगों को बताएंगे। अगर आप लोगों को ये ढंग पढ़ाने का तरीका, समझाने का तरीका पसंद आ रहा है तो मुझे फॉलो कीजिए। धन्यवाद।